हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप कैसे हैं सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे से होंगे और कोविड के सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। सो कमिंग बैक टू माय द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर। आगे कितने तरीके के हम किस किस तरीके से ज्ञान को हमें मिल सकता है, उन सोर्सेस के बारे में समझेंगे और टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में कि कितने तरह से हम नॉलेज को गेन करते हैं और नॉलेज को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में बहुत तरह से नॉलेज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम नॉलेज को हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला नॉलेज आपका आता है पोस्टीरियर नॉलेज। पोस्टीरियर नॉलेज, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस टर्म से ही समझ में आ रहा है कि द टर्म पोस्टीरियर एक लैटिन टर्म है जो कि एक लैटिन भाषा से निकला है, पोस्टीरियरी या पोस्टीरियरी, जिसका मतलब होता है विच कम्स आफ्टर। तो पोस्टीरियरी जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं विच कम्स आफ्टर। देयरफॉर पोस्टीरियर नॉलेज refers to what comes after experience। जो नॉलेज हमको अनुभव के बाद प्राप्त होते हैं, उस तरह के ज्ञान को हम पोस्टीरियर नॉलेज कह सकते हैं, या वो नॉलेज जो हम किसी अनुभव के बाद प्राप्त करते हैं, उस तरह के नॉलेज को हम पोस्टीरियर नॉलेज कहते हैं। इसको हम पोस्टीरियर नॉलेज इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो वो नॉलेज जो कि हमको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से जो हमें प्राप्त होगा और एक्सपीरियंस के बाद हमें मिलेगा, वो हम कह सकते हैं कि बाद का ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो हमें बाद में मिलता हो, उस तरह के ज्ञान को हम पोस्टीरियर ज्ञान कह सकते हैं। The term posterior is applied to information which is developed with direct observation। मतलब जब हम किसी चीज के बारे में सूचना देते हैं, ये ऐसी सूचना जो अप्लाइड हो डायरेक्टली या डेवलप्ड हो, जो कि हम किसी चीज़ को देखने के बाद, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद हम कोई बात बताते हैं, तो वो हमको उस एक्सपीरियंस को जो हमें ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मिलता हो, उसको भी हम पोस्टीरियर का नाम दे सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें बाद में मिले, किसी अनुभव के बाद में मिले। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि रेनी सीजन में दिल्ली और एनसीआर के बीच में जब बरसात होती है तो ट्रैफिक जाम मिलता है। तो ये क्या है, जब रेनी सीजन होगी उसके बाद ही आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, और ये आपका एक पोस्टीरियर बाद का ज्ञान हुआ। तो इस तरह के हम नॉलेज को हम पोस्टीरियर या बाद का ज्ञान कह सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बाद मिलता है, हम एक एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू हम बता सकते हैं। इस तरह के फेनोमेना में, इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही हम डेटा दे सकते हैं। दिस नॉलेज इज एम्पेरिकल। ये नॉलेज हमेशा जो होती है वो एम्पेरिकल होती है, एंड दिस इज द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑल्सो। ऐसा नॉलेज जो रिसीव होता है वो साइंटिफिक मेथड के बाद भी होता है। मतलब कि अगर हम कोई चीज़, कोई नॉलेज अगर हमें गेन करनी है और हम कोई साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस साइंटिफिक मेथड के तहत हम प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, प्रॉब्लम के बाद हम
लिटरेचर्स रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है नॉलेज के रूप में, वो हमारा बाद का ज्ञान होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नॉलेज की हम बात करेंगे, दैट नॉलेज इज नोन एज प्रायर नॉलेज और पूर्व ज्ञान। वो नॉलेज जिसको हम आई तो साइलेंट हो जाएगा, हम प्रायर नॉलेज के रूप में बोलते हैं। इस टर्म, जो ये टर्म होता है, ये भी लैटिन भाषा से निकला हुआ है, जिसको हम बिफोर से आपको बताते हैं। प्रायर मतलब बिफोर, ऐसा नॉलेज जो कि पहले से हमें पता हो, जो ऐसा ज्ञान जो हमको पहले से पता हो, इस तरह के ज्ञान को हम प्रायर भाषा से बताते हैं, प्रायर वर्ड से बताते हैं। Unlike posterior knowledge, a prior knowledge is deduced from the first principle। मतलब जैसा कि हमने पहले आपको डिस्कस किया था, posterior knowledge वो नॉलेज होती है जो कि हम किसी एम्पेरिकल डेटा के एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो हमें अनुभव होता है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को, जो बाद का ज्ञान होता है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें जो डेटा मिला और उसके बाद जो हमें अनुभव हुआ, वो क्या हो गया? पोस्टीरियर नॉलेज हो गया। और वो नॉलेज जो हमको पहले से ही पता है, जो नॉलेज हम क्योंकि प्रायर वर्ड जो है वो यही दर्शाता है फ्रॉम बिफोर, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है और ये पोस्टीरियर का उल्टा हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रायर नॉलेज जो होता है वो डिड्यूस्ड होता है सिद्धांतों से। इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम प्रिंसिपल। देयरफॉर अ प्रायर नॉलेज इज द assumption दैट कम्स बिफोर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस और असेसमेंट। जितने भी तरह के हमारे अनुमान होंगे, हमारे एजम्पशंस होंगे, या हम जिस भी तरीके का आर्ग्यूमेंट करें या एनालिसिस करें या असेसमेंट हम करते हैं पहले, उसके वो सारे असेसमेंट जो हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? हमारे प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। तो ये इसको हम ऐसा ज्ञान जो हमें पहले ही पता हो, ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्व से हमें उसका अनुमान हो, हमने पहले से ही पता लगा लिया है, उस तरह के ज्ञान को हम प्रायर नॉलेज कह सकते हैं। जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि ट्रायंगल्स का जो अगर हम उसको टोटल करेंगे तो वो 180 डिग्री का होता है। मतलब एक ट्रायंगल को जब हम उसके मेजरमेंट लेते हैं तो उनके एंगल्स की जो डिग्री होती है वो हमेशा 180 डिग्री होती है। ये क्या है? ये पूर्व अनुमान है, ये मैथमेटिशियंस ने पहले से ही बता दिया है। तो इस तरीके से हम ये जो नॉलेज हो गई वो प्रायर नॉलेज हो गई। इसी तरह मैथमेटिक्स में बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं, लाइक a² + b² + 2ab। ये सारे जो हैं ये पहले से ही प्रूव्ड हैं। तो इस तरह के एजम्पशंस, इस तरह के जो एनालिसिस है, इस तरह का असेसमेंट जो पहले से ही लगाया गया है, वो जो है वो प्रायर नॉलेज की कैटेगरी में आता है। एक एग्जाम्पल अगर हम लें कि ऐसा अगर हम कहें कि एक क्लासरूम है जहाँ 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, ये हमने पहले से ही जान रखा है, तो वो हेल्प करेगा हमें टीम बनाने में, और वो हम टीम 2 लड़के और 2 लड़कियों की बना सकते हैं क्लास से, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि इस क्लास में 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो हम आसानी से टीम जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 लड़के और 2 लड़की की बना सकते हैं, क्योंकि हमको प्रायर ही पता है कि इस क्लासरूम में 10 लड़के या 15 लड़कियां हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ही हैं,
तो हम 2 टीम लड़के लड़कियों की नहीं बना पाएंगे। तो एक प्रायर नॉलेज जो है, जो कॉमनली यूज्ड होता है, किस एरिया में, लॉजिकल थिंकिंग की एरिया में प्रायर नॉलेज को हम यूज़ करते हैं, या मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, या फिजिक्स में यूज़ करते हैं, या हम एक्सपेरिमेंट में भी कई बारी उसका प्रयोग करते हैं, या हम कई बारी विज्ञान के क्षेत्र में या साइंटिफिक थ्योरीज को डेवलप करने में या उसको प्रूव करने में हम प्रायर एविडेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो प्रायर नॉलेज जो है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रायर नॉलेज किस तरीके से पोस्टीरियर नॉलेज से उल्टा है, और जैसा कि पोस्टीरियर नॉलेज जो है वो बाद का ज्ञान है और प्रायर नॉलेज जो है वो पहले का ज्ञान है। तो इस तरह ज्ञान के टाइप्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कम्स, कोई भी पहले आ सकता है, प्रायर नॉलेज भी आ सकता है या पोस्टीरियर नॉलेज आ सकता है। अब हम थर्ड नॉलेज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड नॉलेज। डिस्पर्स्ड नॉलेज का कोई रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं होता है। कोई हम कह नहीं सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये नॉलेज जो है वो सच्ची है, क्योंकि एक कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी नहीं होती है। बस हम अनुमान के द्वारा ये बताते हैं कि ये एक हमें ये सत्य हमें लग रहा है, ऐसा सच लग रहा है। It is a condition where information about matter is divided amongst many sources। मतलब कि जो भी हमें सूचना मिल रही है वो ऐसी सूचना है जिसमें कोई भी चीज़ को हम कई सोर्सेस, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कई सोर्सेस के थ्रू हमें मिलती है और उसके बाद हम एजम्पशंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह की जो नॉलेज होती है, जो डिस्पर्स नॉलेज होती है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो जो एक कहानी है जिसमें कुछ अंधे होते हैं जो, या कुछ ऐसे लोग जिनके आँखों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हैं या वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हैं, और उनके पास वो एक हाथी के पास पहुंच जाते हैं और हाथी के पूरी बॉडी को छू छू कर वो अनुमान लगाते हैं कि एक अंधा जो है वो हाथी की पूंछ को पकड़ रहा है तो उसको रस्सी जैसा लग रहा है। एक अंधा व्यक्ति है जो हाथी के पाँव को पकड़ रहा है तो कह रहा है ये खंबा है। और एक अंधा जो है वो हाथी के सूंड को पकड़ता है तो उसको लगता है एक सांप की तरह कोई चीज़ है। एक अंधा जो है वो हाथी के कानों को पकड़ता है तो कहता है ये सूप के समान है। तो इस तरीके से सारे अंधे व्यक्तियों ने हाथी के शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अपने दिमाग से, अपने एजम्पशंस से ये नॉलेज उन लोगों ने क्रिएट कर ली कि जो हाथी के अलग अलग शरीर के पार्ट्स हैं, कोई सांप की तरह लग रहा है, कोई खंबे की तरह महसूस हो रहा है, कोई रस्सी की तरह लग रहा है, कोई सूप की तरह लग रहा है। तो ये सब नॉलेज क्या है कि कोई एक चीज को, कोई मैटर को, इट इज डिवाइडेड amongst many sources. So this type of knowledge you can say is known as dispersed knowledge. So people describe an elephant by touching the different parts of the animal, thus reach significantly different conclusions. अलग अलग कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे हैं जो एलिफेंट और ब्लाइंड पीपल की जो स्टोरी है, by touching the different parts of the animal and thus reaching significantly different conclusion. This type of knowledge which is gained by the blind people is known as dispersed knowledge. और ये इस तरह की नॉलेज जो है आप देखेंगे जनरली मार्केट में भी होती है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कॉमनली एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट मूविंग नेचर, क्योंकि जो डिफरेंट पीपल कंसर्न विद अ कंपनी हैव डिफरेंट नॉलेज अबाउट द कंपनी। मतलब अगर कोई जैसे कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो वही
ब्लाइंड पीपल की तरह उनकी जो अनुमान होगा कंपनी के बारे में, उनका जो अजम्पशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंकर होगा कंपनी का, वो कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को जानेगा, तो वो उस हिसाब से कंपनी के बारे में अनुमान लगाएगा कि कंपनी घाटे में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, कितना % लोन है कंपनी के ऊपर। तो वो बैंकर उस कंपनी को अपने उसके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से वो अज्यूम करेगा। उसके बाद जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे, वो जो इनसाइडर्स होंगे, उनका नॉलेज अलग होगा, क्योंकि वो जो रीसेंट डील कंपनी में हुई है उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर जो उसकी नॉलेज अलग होगी, और वो डील करेगा अपने कस्टमर को अलग, मतलब वो अपने कस्टमर को अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए देयरफॉर डिस्पर्स नॉलेज कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी अमंग इन्वेस्टर अबाउट द कंपनी। मतलब ये जो इस तरह का डिस्पर्स्ड अलग अलग सोर्सेज से जो नॉलेज हाँ निकल के आता है, इससे क्या होती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उन एक अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है। तो इस तरह जब हम अलग अलग सोर्सेस से नॉलेज गेन करते हैं और एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, तो इस तरह के ज्ञान को हम टाइप बताते हैं डिस्पर्स्ड नॉलेज की। अब चौथा जो नॉलेज का टाइप है वो है डोमेन नॉलेज। डोमेन, जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डोमेन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड। स्पेसिफिक फील्ड मीन्स एक अमुक एरिया, मीन्स अगर कोई एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर की फील्ड में कोई गायनकोलॉजिस्ट एज एन एक्सपर्ट हो सकता है, कोई एज एन आई स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई एज एन फिजिशियन स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो जो कोई उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा वो उसको उस डोमेन की नॉलेज बेस्ट होगी। तो द टर्म डोमेन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब हमें एक स्पेसिफिक ज्ञान होता है, उस डोमेन का स्पेसिफिक नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास ऐसी क्षमता होती है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, उस स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में, तो उस तरह के नॉलेज को हम डोमेन नॉलेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स होते होंगे वो अपनी फील्ड में उनको अपनी नॉलेज होगी। अलग अलग प्रोफेशन, जैसे जो लॉयर होंगे उनको अपने प्रोफेशन के फील्ड में वो एक्सपर्ट होंगे, टीचर्स जो होंगे वो टीचिंग के डोमेन में आगे होंगे, डॉक्टर्स जो होंगे वो अपने मेडिकल प्रोफेशन में आगे होंगे, बिजनेसमैन जो होगा वो बिजनेसमैन में भी बिजनेस भी अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज के हो सकते हैं। उसको और अगर हम डीपली डिवाइड करेंगे तो उसमें भी बहुत से तरह के स्पेसिफिक डोमेन्स आते हैं और उसमें वो स्पेशलिस्ट होंगे। तो बेसिकली डोमेन जो वर्ड है वो स्पेसिफिक फील्ड को दर्शाता है, जिसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो साइंस सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डोमेन हो गया, ह्यूमैनिटीज एक अलग डोमेन हो गया। साइंस में भी एक स्पेसिफिक हो सकता है, बायो की नॉलेज, फिजिक्स की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज, या बायो के में अलग अलग स्कोप्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, फिजिक्स में अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड होती हैं। इस तरह नॉलेज का तो भंडार है, स्पेसिफिक फील्ड का जो है वो भंडार है। तो द टर्म नॉलेज कांट बी यूज फॉर subjects like you can say which is not applicable in wide variety। तो इसलिए therefore domain knowledge has significance within that particular area। मतलब डोमेन नॉलेज या उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड की जो नॉलेज है वो उस नॉलेज की एबिलिटी को, इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज और स्किल इन्वॉल्व इन रनिंग फास्ट।
तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया डोमेन नॉलेज का। इस तरह से हम लोगों ने चार कौन कौन से नॉलेज समझे। पहले प्रायर नॉलेज, फिर पोस्टीरियर नॉलेज, फिर आपका आता है डिस्पर्स नॉलेज। डिस्पर्स नॉलेज के बाद चौथा आपका आ गया डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज के बाद आपका आएगा एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज वो नॉलेज है जिसके तहत हम ये एक तरह का ऐसा नॉलेज है जो कि अटेन होता है किससे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि एम्पेरिकल जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एम्पीरिया से निकला है, और इस एम्पीरिया का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस। मतलब जो नॉलेज हमको अनुभव के द्वारा मिले उस नॉलेज को, और वो अनुभव कैसे होने चाहिए, वो अनुभव ऐसे होने चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें मिलते हो। वो नॉलेज हमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के द्वारा मिले या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के द्वारा मिलते हैं। ऐसी नॉलेज को हम एम्पिरिकल नॉलेज के उसमें डालेंगे। और इस जो ये टर्म एम्पिरिकल आया है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, और ग्रीक कौन सा वर्ड, एम्पीरिया, जिसका मतलब होता है, एम्पीरिया इज एक्सपीरियंस इन ग्रीक, जिसका मतलब होता है अनुभव। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में एम्पीरिया को हम अनुभव से दर्शाते हैं। और एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रूथ, मतलब सत्य को परखने के लिए हम एम्पिरिकल नॉलेज को गेन करते हैं, अटेन करते हैं। बेसिकली जो रिसर्चेस होती हैं वो सारी एम्पिरिकल बेस्ड नॉलेज पर होती हैं, क्योंकि जो रिसर्चेस होती हैं वो साइंटिफिक मेथड अपनाती हैं, सिस्टमेटिक और लॉजिकल मेथड अपनाती हैं, और वो एविडेंसेस पर आधारित होती हैं। तो इस तरह की नॉलेज को हम बेसिकली कह सकते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं, मेजरमेंट बेस्ड होती हैं। और एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू वेरीफाई द ट्रूथ और टू प्रूव द फॉल्सिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट जो कि फॉल्स है उसको प्रूव करने के लिए भी हम एम्पिरिकल डेटा को यूज करते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ नॉलेज जो हम कह सकते हैं, छठा जो ज्ञान, जो टाइप ऑफ नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड एनकोडेड नॉलेज। एनकोडेड नॉलेज जो है उस नॉलेज के तहत हम कलेक्टिव एक्सप्लिसिट नॉलेज भी कह सकते हैं। ऐसा सबसे पहले तो हम एक्सप्लिसिट नॉलेज को इसके बाद में समझेंगे, पहले एनकोडेड ही समझ लीजिए कि दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कन्वेड बाय सिंबल्स एंड साइंस। मतलब जब हम कोई साइन के द्वारा, किसी सिंबल के द्वारा, हम कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, किसी किताब के फॉर्म में, किसी मैनुअल के फॉर्म में, या किसी नोट्स के फॉर्म में, या किसी कोड ऑफ प्रैक्टिस के फॉर्म में जब हम ये बात कहते हैं तो वो एनकोडेड नॉलेज होती है। तो हम इस तरीके से एनकोडेड नॉलेज को कैसे समझ सकते हैं कि एनकोडेड नॉलेज आर कॉल्ड कलेक्टिव एक्सप्लिसिट नॉलेज। बेसिकली एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि हम पास ऑन कर सकते हैं दूसरे को आसानी से। ऐसी नॉलेज जिसको हम आसानी से दूसरे नॉलेज को दे सकें, दूसरे लोगों को नॉलेज आसानी से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस नॉलेज को हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कह सकते हैं। और एनकोडेड नॉलेज जब आता है तो एनकोडेड नॉलेज वो नॉलेज कहलाता है जिसमें हम कलेक्टिव एक्सप्लिसिट नॉलेज आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कन्वेड बाय, पहला सिंबल्स, दूसरा साइंस, तीसरा हम किताबों के माध्यम से, चौथा हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से लोगों तक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, या कोई मैनुअल है किसी
इंस्ट्रूमेंट का या किसी मशीन का मैनुअल, तो पब्लिक तक कैसे वो, मान लीजिए कोई आपकी वॉशिंग मशीन है, वो कैसे वर्क करेगी, वो जो इनकोडेड नॉलेज है वो उसके मैनुअल से ही हमको मिल सकता है। या हम मान लीजिए कि सिलेबस है, उसमें हम क्लास में टीचर नोट्स दे रहा है, तो वो कलेक्टिवली सारे बच्चों को वो नोट्स मिल रहे हैं, तो वो ये भी एक तरह का एनकोडेड नॉलेज है। और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, कोई भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें जो हम कोड्स देते हैं वो भी एनकोडेड नॉलेज का ही पार्ट है। दिस नॉलेज, ये नॉलेज हम क्यों देते हैं? To produce an incorporated and predictable manner of output। हम जब ये चाहते हैं कि एक आउटपुट निकले, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर हो, जो एक जैसा हो, लगभग एक जैसा हो, इस तरह का जब हम बिहेवियर पैटर्न चाहते हैं, तब हम एनकोडेड नॉलेज देते हैं, एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि पूरे पब्लिक को ये पता चल जाए, जिसमें हमें एक पैटर्न मिले कि ऐसा ही जो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रेडिक्टेड पैटर्न, ऐसा आउटपुट होना चाहिए। इसीलिए हम उस नॉलेज को हम मैनुअल्स के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में हम पेश करते हैं कि हमको पब्लिक से ऐसा आउटपुट मिले। तो ये इस तरह की नॉलेज को हम कह सकते हैं एनकोडेड नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज है जो कि एक्सप्रेसिव नॉलेज के रूप में जानी जाती है। एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सप्रेसिव नॉलेज। मतलब जैसे पहले हमने बताया कि एनकोडेड नॉलेज को हम कलेक्टिव एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं, उसी तरह अब हम समझेंगे कि एक्सप्लिसिट नॉलेज होती क्या है। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसको हम आप आसानी से ट्रांसमिट कर सकें लोगों तक। इस तरह की नॉलेज को हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं, या इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सप्रेसिव नॉलेज। This type of knowledge can be easily expressed, organized and verbalized। मतलब ऐसा ज्ञान जो कि हम आसानी से लोगों को पहुंचा सकें, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकें, उसको हम आसानी से वर्बलाइज कर सकें, या हम अपने शब्दों में उसको नेचुरल लैंग्वेज में दूसरों तक पहुंचा सकें। लाइक हम हिंदी, जैसे आपको हम एक्सप्लिसिट नॉलेज के थ्रू हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम आपको नॉलेज दे रहे हैं डिफरेंट पेपर्स के बारे में। लाइक हम यहाँ पे हमारे पास जो बीएड के स्टूडेंट होंगे वो दोनों तरीके के होंगे, हिंदी मीडियम भी होंगे एंड इंग्लिश मीडियम में। तो आई एम यूजिंग both the bilingual language. Sometime I use English language and sometime I use Hindi language. So my expression should be beneficial to all the students who are going to listen my video recording. So जो natural words होते हैं, जो मतलब हम अपने ज्ञान को हम जब शब्दों में रखते हैं और जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वो चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक, पब्लिक तक जब हम पहुंचाते हैं, ऐसी नॉलेज, ऐसे ज्ञान को हम एक्सप्लिसिट नॉलेज के ज्ञान कह सकते हैं। Therefore, it is easy to access and transmit to others. The knowledge which can be easily accessed and easily transmitted to others are known as explicit knowledge। फिर द इंफॉर्मेशन, और ये नॉलेज हम किस रूप में दे सकते हैं लोगों को? इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, या हाउ मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। आजकल व्हाट्सएप का बहुत कॉमनली यू कैन गिव नॉलेज थ्रू व्हाट्सएप, या ऐसे प्रोसीजर जिसके थ्रू हम आसानी से लोगों तक पहुंच सकें। ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज की।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज है जो कि हम उसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेसिव नॉलेज का। और ये नॉलेज जो है वो ऐसा नॉलेज है, ऐसा टाइप ऑफ नॉलेज है जो कि आसानी से ऐसे ज्ञान को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या वर्बलाइज कर सकते हैं। और हम किसी लैंग्वेज के माध्यम से जब हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज, उर्दू, लोगों तक, तो उस तरह के ज्ञान को हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं। इसीलिए एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सप्लिसिट नॉलेज के माध्यम से, उसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं आपकी किताबें, आपके इंसाइक्लोपीडिया, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, या आपके ईमेल, मेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस। ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सप्लिसिट नॉलेज के। अब जो 8th कैटेगरी है टाइप ऑफ नॉलेज की, वो आपकी है नोन एंड अननोन नॉलेज। जैसे कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो कि अननोन टाइप ऑफ नॉलेज होते हैं। नोन एंड अननोन, कुछ जिसको हम जानते हैं, या कुछ ऐसा नॉलेज जिसको हम नहीं जानते हैं। नोन अननोन टाइप ऑफ नॉलेज is that type of knowledge that you know but you don't know yet। मतलब आप जानते हैं फिर भी नहीं जानते हैं। ये नॉलेज क्यों हमको मिलती है? This type of knowledge is very beneficial for someone because having the awareness that you don't know something, that gives an opportunity to research and enhance। ऐसी नॉलेज जो कि बेनिफिशियल होती है लोगों के लिए, क्योंकि ये हमें एक तरह की अवेयरनेस देती है, जो कि जिससे कि हमें कैसे मिलती है, हमें एक तरह की अपॉर्चुनिटी देती है रिसर्च करने की या रिसर्च को इन्हांस करने की। जैसा कि हम रिसर्च में क्या है, हम एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू चलते हैं नोन टू अननोन की तरफ। मतलब जो हमें पूर्व ज्ञान है उससे आधारित होके हम ऐसे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें पाना है। तो नोन टू अननोन, द थिंग्स दैट वन डजंट हेल्प या द थिंग दैट वन डजंट नो help ones to make effective decision, because such things represent uncertainties and risk। ठीक है, तो ये इस तरह की नॉलेज को हम नोन एंड अननोन नॉलेज की संज्ञा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an investment made on the purchase of stocks of a company with the knowledge that it may lead to disappointment in the future। मतलब हमें जब ये अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिसमें हमने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने किया कंपनी के स्टॉक परचेज करने में, जिसमें हमें ये पता है कि इससे हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है फ्यूचर में, तो हम क्या है, हम जानते हुए भी अननोन की तरफ बढ़ रही हैं। When scientists discover a new plant and don't know if it has water on it or not is another example of unknown। जब साइंटिस्ट ये डिस्कवर करता है एक ऐसा प्लांट जिसमें वो नहीं जानता है कि उसमें पानी है या नहीं है, तो वो एक एग्जाम्पल है आपका नोन से अननोन की तरफ। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस तरह की नॉलेज को भी हम अननोन नॉलेज कह सकते हैं।
जब हमें ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ डिफ़िकल्ट टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो अगर हमें इस तरह की नॉलेज है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह की नॉलेज को हम नोन टू अननोन की संज्ञा दे सकते हैं। अब आता है आपका मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज वो नॉलेज होता है जो कि हमें बेसिकली टैग्स में हम यूज़ करते हैं, टैक्सोनॉमीज़ में यूज़ करते हैं, मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, और बेसिकली किसी नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए मेटा नॉलेज जो है वो यूज़फुल होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज नॉलेज अबाउट नॉलेज। मेटा नॉलेज basically used to define things like tags, taxonomies, models, which are helpful to describe knowledge. जैसे quite a lot of academic areas like study of books, epistemology, bibliography, or the philosophy of knowledge are considered as meta knowledge. So, meta knowledge is a fundamental instrument for field like knowledge, engineering, knowledge management, etc. Example of meta knowledge हो सकता है आपकी प्लानिंग, मॉडलिंग, लर्निंग एंड टैगिंग ऑफ डोमेन नॉलेज। किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया की जब हम ज्ञान की बात करते हैं, हम कोई टैग करते हैं, किसी तरह की शिक्षण की बात करते हैं, किसी तरह की लर्निंग की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर नॉलेज से रिलेटेड, तो उसको हम मेटा नॉलेज कह सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको समझेंगे, मेटा नॉलेज क्या है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज नॉलेज अबाउट। Meta knowledge is used to define things like tags, taxonomies, models, which are helpful to describe knowledge. That is called meta knowledge. ठीक है, तो इस तरीके से मेटा नॉलेज बेसिकली क्या है, किन एरियाज में, एकेडमिक एरियाज में यूज होता है, लाइक द स्टडी ऑफ बुक्स, ठीक है, या एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, मतलब डोमेन ऑफ नॉलेज, या बिब्लियोग्राफी और द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉलेज बेस्ड है। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज नॉलेज अबाउट नॉलेज। ज्ञान के बारे में ज्ञान होना वो होता है मेटा नॉलेज। अब जो 10वां टाइप ऑफ नॉलेज, अभी तक हमने 9 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताए। पहला मैं मतलब 9 तक हमने डिस्कस कर लिया, 9 टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब हम 10th नॉलेज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज बेसिकली होता है जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें ऐसा ज्ञान है जिसको दिस टाइप ऑफ नॉलेज is difficult to convey because of something which is procedural, because of its job dependent nature, या हम कह सकते हैं in the legal system procedural knowledge is considered as intellectual property of company and it can be acquired after company is procured। मतलब कई बारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उस कंपनी की, और हम वो प्रोसीजर तभी बता पाएंगे जब हम उस कंपनी को प्रोक्योर करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रोसीजरल नॉलेज इज बीइंग अवेयर हाउ टू डू समथिंग, और दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज डिफिकल्ट टू कन्वे। फिर प्रोसीजरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इट इन्वॉल्व्स मोर सेंसेस सच एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें हमारे सेंसेस का ज़्यादा रोल होता है, हमारे प्रैक्टिकल अनुभवों का ज़्यादा रोल होता है, प्रैक्टिस एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं
प्रोसीजरल नॉलेज जो होता है वो डिटेल्ड या डिस्क्रिप्टिव नॉलेज से बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिफरेंट प्रोसीजर टू डू अ सिमिलर टास्क एंड डिस्क्रिप्टिव नॉलेज इज ऑब्टेन बाय डूइंग। मतलब प्रोसीजरल नॉलेज थोड़ा अलग होता है, एक ऐसा ज्ञान जो हर व्यक्ति के समझने का, किसी टास्क को समझने का, एक ही टास्क को समझने का अलग तरीका हो सकता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव नॉलेज से डिफरेंट हो गया। अब आपका आता है प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज जो है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज की संज्ञा दे सकते हैं या डिक्लेरेटिव नॉलेज या कॉन्स्टेटिव नॉलेज, ऐसे नॉलेज को कहते हैं। तो प्रोपोजिशनल नॉलेज वो नॉलेज हुई जिसको हम डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव या कॉन्स्टेटिव नॉलेज कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड in natural or formal language such as mathematics or propositional logic। जैसे for instance a rose is a flower, ये एक propositional knowledge है जिसको सभी जानते हैं। या हम कह सकते हैं मून इज सब प्लैनेट ऑफ अर्थ, ये एक propositional knowledge है जो कि एक डिक्लेरेटिव है, एक डिस्क्रिप्टिव है, जो पूरे पब्लिक ही जानती है कि मून एक सब प्लैनेट है अर्थ का। तो ये एक प्रोपोजिशनल नॉलेज है। अब सिचुएटेड नॉलेज। सिचुएटेड नॉलेज कम्स फ्रॉम अ व्यू पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट अ कॉन्टेक्स्ट। मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में जब हम बात करेंगे ऐसे ज्ञान की, उसको हम सिचुएटेड नॉलेज कहते हैं। This type of knowledge can be used to give an explanation of the difficulty of analyzing history or culture being an outsider। जैसे for example, American researcher can form a theory about Indians, but it can be different from how Indian view themselves। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन है उनका व्यू पॉइंट अलग होगा, और अमेरिकन रिसर्च जो है वो जो एक सिद्धांत बनाएंगे इंडियंस के बारे में, वो डिफरेंट होगा जो कि इंडियंस का व्यू पॉइंट होगा उनके लिए। तो ये एक सिचुएटेड नॉलेज हो गई। अब होती है एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज जिसको हम टैसिट नॉलेज कहते हैं। टैसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है आर्टिकुलेट करने में, एक्सप्लेन करने में या अटेन करने में, या उस नॉलेज की मास्टरी करने में। हम वो बहुत डिफ़िकल्ट वे में दूसरे तक ट्रांसमिट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जो पियानो बजाना जानता है, वो अगर कोई उसका फ्रेंड आए और कहे कि मुझे तुरंत पियानो बजाना सिखा दो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा टास्क है, क्योंकि हम तुरंत उसको पियानो बजाना नहीं सिखा सकते। उसको एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल होगा, उसको आर्टिकुलेट करना ही बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी नॉलेज जिसमें आपको दिक्कत आए उसको एक्सप्लेन करने में, तुरंत एक्सप्लेन करने में, आर्टिकुलेट करने में, उस तरह की नॉलेज को हम टैक्सिट नॉलेज कह सकते हैं या टैसिट नॉलेज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूनिक एक्सपीरियंसेस विच अलाउ सेलेक्टिव पीपल टू अचीव मास्टरी इन अ पर्टिकुलर आर्ट। जैसे एक सिंगर है, वो तुरंत किसी को सिंगर नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके से हमने 13 टाइप्स ऑफ नॉलेजेस पढ़े, जिसमें सबसे पहला आपका था पोस्टीरियर नॉलेज, दूसरा था आपका प्रायर नॉलेज, तीसरा था आपका डिस्पर्स नॉलेज, चौथा आपका डोमेन नॉलेज, इसके बाद एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज के बाद आपका एनकोडेड नॉलेज, सातवां आपका आ गया एक्सप्लिसिट नॉलेज, फिर आठवां आपका है नोन अननोन नॉलेज, फिर आपका आता है मेटा नॉलेज, मेटा नॉलेज के बाद आता है आपका प्रोसीजरल नॉलेज, और 12वां आता है आपका सिचुएटेड नॉलेज, और 13 जो है वो टैसिट नॉलेज।
तो इस तरीके से हमने आज इस लेक्चर के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस के बारे में समझा, जाना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके द्वारा आप हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पेपर में जो मॉड्यूल 1 है उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको आप आसानी से समझ रहे होंगे। और मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि जो और टॉपिक्स हैं उसका हम और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दे पाएँ। थैंक यू सो मच।